इतिहास में वो पढ़ते हैं कि इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी तो फ्रांस की क्रांति में चली थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ईसा वर्ष 563 में। कितना का अंतर हुआ? 2500 साल का अंतर हुआ। 2500 साल पहले महामानव बुद्ध ने एक संघ बनाया था और उस संघ में ब्राह्मण को भी शामिल किया था, गैर ब्राह्मण को भी शामिल किया था, नाई उपाली को भी शामिल किया था, प्रकृति नाम की चंडालिनी को भी शामिल किया था, सुनीत भंगी को भी शामिल किया था, धानांजनी ब्राह्मणी को भी शामिल किया था, सारीपुत्र मोगलायन को भी शामिल किया था, सभी जातियों को शामिल किया था और सबको एक समान अधिकार दिया था। तो ये जो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो गौतम बुद्ध के भिक्षु संघ से निकला है। आप लोग डेमोक्रेसी का इतिहास अगर पढ़ेंगे, ये जो मनुवादी लोग हैं, आरएसएस वाले लोग हैं, कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द फॉरेन कंसेप्ट। आप अपना इतिहास बनाइए। मैं कहता हूँ इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये डेमोक्रेसी कहाँ से सीखा? ये भारत से सीखा। जब संविधान प्रदत्त मूल अधिकार का अतिक्रमण हो तब आपको क्या करना है? तब वहां पर किसकी शक्ति सक्रिय होनी चाहिए? तब वहां पर कोर्ट की शक्ति सक्रिय होगी। तो संविधान ने उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आपके फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण होता है, उस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर्ड किया है, हाई कोर्ट को शक्ति प्रदान किया है कि इनकी मौलिक अधिकार की रक्षा किया जाए, यानी डबल प्रोटेक्शन। उसके लिए रीट का अधिकार है। संविधान का जो अनुच्छेद 226 है, इसके अंतर्गत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और संविधान का जो आर्टिकल 32(2) है, इसके अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए संविधान के अंतर्गत उपबंधित मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक के बीच में अगर अतिक्रमण हो तो इस अतिक्रमण के इलाज के लिए बाबा साहब ने भारत के संविधान में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का प्रावधान किया है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी या आपका अधिकार अतिक्रमण हो तो आप सीधे संविधान के आर्टिकल 32(2) के तहत एक सादे पन्ने पर सुप्रीम कोर्ट को यदि आप चिट्ठी लिख देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले सकता है। यानी हमारे मूल अधिकार का सुप्रीम कोर्ट सेफ गार्ड है। सुप्रीम कोर्ट इज द सेफ गार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इस प्रकार डबल अधिकार है। हमारे आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक अधिकार के लिए बाबा साहब ने भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समावेश किया है, जो आर्टिकल 35 से लेके 51 तक का है। और भारत का संविधान विश्व का ऐसा अनूठा संविधान है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स एक साथ है। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब का जो आर्थिक दर्शन था वो राज्य समाजवाद था। समाजवाद का मतलब क्या होता है? आय के सभी स्रोत पर सरकार का अधिकार, क्योंकि आय के सभी स्रोतों पर सरकार का अधिकार होगा तभी तो वो नौकरी देगी हम लोगों को। जब सारे चीज का निजीकरण होगा तब तो आपको नौकरी मिलेगी नहीं। तो बाबा साहब का जो आर्थिक दर्शन था वो स्टेट सोशलिज्म था, राज्य समाजवाद। तो राज्य समाजवाद जब संविधान सभा पास नहीं किया, अनुमोदन नहीं किया, तो बाबा साहब ने भारत के संविधान के आर्टिकल 35 से लेकर के 36 से लेकर के 51 तक के बीच में क्या प्रावधान किया? अल्टरनेटिव व्यवस्था दिया। वह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बाबा साहब ने इसको कहा इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, एक आदेश है, अनुदेश है कि आप गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए आर्थिक उत्थान का
उपाय करें। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि भारत का जो संविधान है वो भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक जीवन रूपी गाड़ी का पहिया है। भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, जैसा कि हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय सतनाम जी ने कहा कि भारत का संविधान जो है वो हमारे 2500 साल पूर्व से आज तक के जो महापुरुष है उन महापुरुषों के विचारों का निचोड़ है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और कांसी राम साहब ने बोला था, भारत के संविधान के प्रस्तावना में 3 बातें मुख्यतः है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता किस लिए चाहिए? राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। समानता किस लिए चाहिए? अवसर की समानता, हमें कहीं भी जाने, खाने, रहने, नौकरी करने की अवसर मिलनी चाहिए। और बंधुत्व किस लिए? तो इस बात पर मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि बंधुत्व को अंग्रेजी में फ्रेटर्निटी कहा गया है। फ्रेटर्निटी फॉर डिग्निटी ऑफ द मैन एंड इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी क्यों चाहिए? बंधुत्व क्यों चाहिए? भाईचारा क्यों चाहिए? तो भाईचारा मनुष्य के गरिमा के लिए चाहिए, और मनुष्य की गरिमा के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता भी चाहिए। गरिमा का मतलब क्या होता है? तो गरिमा का मतलब संविधान का जो आर्टिकल 21 है उसमें समझाया गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसमें कहा गया है कि मनुष्य को प्राण और देह की रक्षा का अधिकार है। माने हर व्यक्ति को अपने जीवन, अपने देह, शरीर और प्राण की रक्षा का अधिकार है। यानी कोई हमें अगर मारने आए तो मुझे अपनी रक्षा करनी है। और इसका कुछ भाग आईपीसी में भी है। मतलब ये भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 97 से 103 के बीच में है, राइट टू सेल्फ डिफेंस। अगर कोई आपको मारने आए तो अपनी रक्षा में उसकी हत्या कर देते हैं तो वो हत्या नहीं माना जाएगा, उस पर 302 सेक्शन नहीं लगते हैं। तो ये जो भावना है, बहुत लोग आरोप लगाते हैं, कम्युनिस्ट लोग भी और मनुवादी भी, कि भारत का संविधान जो है वॉल्यूमिनस है, इसमें 395 धाराएं हैं, बहुत भारी भरकम है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय समाज के अनुरूप बाबा साहब ने भारत के संविधान को डिजाइन किया गया है। उनको पता है कि यदि एक एक चीज के लिए एक एक अनुच्छेद हम नहीं डालेंगे तो हमारे बच्चे को ये लोग नोच डालेंगे। इसीलिए संविधान का आर्टिकल जो है हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है, लाइफ विद डिग्निटी का अधिकार देता है। यानी हमको सिर्फ जीना नहीं है, हमको सम्मान के साथ जीना है, डिग्निटी के साथ जीना है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दादा हैं, नाना हैं और अनपढ़ नासमझ मनुवादी विचार के जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो भी गोड़ लागी बाबा, गोड़ लागी बाबूजी कहते हैं ना। ये क्या है? ये अपनी डिग्निटी को बेचना है। अरे बाबा तो बाप को कहते हैं। तुम जो 5 बरस का बच्चा है, जिसको रास्ता चलने नहीं आता है, उसको बाबा कहते हो, गोड़ लागी बाबा जी कहते हैं ना। जब आप लोग शादी विवाह करते हैं, खासकर महिला समाज से मैं कहना चाहूँगा, तो शादी के पहले एक परंपरा निभाई जाती है, उसको पौपूजी कहते हैं ना। पौपूजी में सबसे पहले किसको पाँव पूछते हैं? अगर 5 बरस का ब्राह्मण रहेगा बच्चा तो उसको पाँव पूछते हैं ना। इसके बाद सारे सगे संबंधियों को पूछते हैं। तो ये संविधान की आर्टिकल 21 के धज्जियां उड़ा रहे हैं आप। अभी मैडम कितना हम लोगों को डांट रही थी कि संविधान की रक्षा नहीं करो, और आप लोग खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21 में, और आप लोग पौपूजी करते हैं। उसका पैर कितना गंदा होता है,
वो रास्ते से चल के आता है, खुद नहाता नहीं है और आपको 24 घंटा उपवास कराता है बेटी की शादी में। कराता है कि नहीं कराता? तो ये कब बंद होगा? ये तो गाड़ी को ब्रेक डाउन कर दीजिएगा आप लोग, इसका ब्रेक खराब हो जाएगा यदि हमारी प्रवृत्ति इस तरह से रहेगी। तो बाबा साहब ने भारत के संविधान के प्रस्तावना में ये जो 3 बातें, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये जो 3 बातें हैं वो कहाँ से लिया? बाबा साहब ने खुद कहा है कि मेरी दर्शन की जड़ें राजनीति में नहीं है, मेरी दर्शन की जड़ें धर्म में है, धम्म में है। और मैंने इसे कहाँ से लिया? मैंने इसे अपने गुरु गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से लिया। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि इतिहास में वो पढ़ते हैं कि इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी तो फ्रांस की क्रांति में चली थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ईसा वर्ष 563 में। कितना का अंतर हुआ? 2500 साल का अंतर हुआ। 2500 साल पहले महामानव बुद्ध ने एक संघ बनाया था और उस संघ में ब्राह्मण को भी शामिल किया था, गैर ब्राह्मण को भी शामिल किया था, नाई उपाली को भी शामिल किया था, प्रकृति नाम की चंडालिनी को भी शामिल किया था, सुनीत भंगी को भी शामिल किया था, धानांजनी ब्राह्मणी को भी शामिल किया था, सारीपुत्र मोगलायन को भी शामिल किया था, सभी जातियों को शामिल किया था और सबको एक समान अधिकार दिया था। तो ये जो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो गौतम बुद्ध के भिक्षु संघ से निकला है। आप लोग डेमोक्रेसी का इतिहास अगर पढ़ेंगे, ये जो मनुवादी लोग हैं, आरएसएस वाले लोग हैं, कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द फॉरेन कंसेप्ट। आप अपना इतिहास बनाइए। मैं कहता हूँ इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये डेमोक्रेसी कहाँ से सीखा? ये भारत से सीखा। इस पर एक अलग से विषय बना करके चर्चा की जा सकती है। मेरा उद्देश्य यह बताना है कि हमारा जो संविधान है वह जीवन रूपी गाड़ी का पहिया है। तो जो ये ट्रिनिटी है, वो जो इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का त्रयी सिद्धांत है, वो बुद्ध की शिक्षाओं से निकला है और उसको बाबा साहब ने भारत के संविधान में स्थापित किया है। तो इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि उसमें फ्रेटर्निटी जो है, फ्रेटर्निटी की हिंदी जो होती है वो बंधुत्व होता है, लेकिन वास्तव में ये जो फ्रेटर्निटी है वो मैत्री है। मैत्री ये बुद्ध का शब्द है और बुद्ध का जो शब्द मैत्री है, इसका किसी भी भाषा में कोई जोड़ नहीं है। मैत्री का मतलब होता है अपनापन। जैसे एक माँ है, अगर उसके गोद में छोटा बच्चा है, किसी कारण गोद से गिर जाए और बच्चा को चोट लग जाए, उसको कहीं कट फट जाए, तो चोट बच्चे को लगती है, लेकिन दर्द किसको होता है? दर्द माँ को होता है। तो ये जो अपनापन का भाव है, यही भाव मैत्री है, यही भाव बंधुत्व है, यही भाव भाईचारा है, यही इसी को बंधुत्व कहते हैं। तो जब तक जातिवाद रहेगा बंधुत्व नहीं आएगा। जब तक बहुजन समाज के अंतर्गत अनटचेबिलिटी अमॉन्ग द अनटचेबल, यानी दलितों के बीच में जब तक छुआछूत रहेगी, मूल निवासी समाज के बीच में जब तक ऊंच नीच का भाव रहेगा, तब तक संविधान की रक्षा नहीं हो सकती है। वे लोग तो संविधान को खत्म करने के लिए पड़े ही हुए हैं। हम जो अपने आप में, अपने जीवन में जातिवाद का जो व्यवहार करते हैं, वह व्यवहार ही अपने आप में संविधान के लिए खतरनाक है। तो पहले हमें अपने व्यवहार को खत्म करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बतलाती है कि संविधान जो है हमारे जीवन के लिए हमारी सांस के समान है, हमारे धड़कन के समान है। संशोधन की प्रक्रिया है उसमें। 368 जो आर्टिकल है, बाबा साहब ने संविधान को एक नदी के समान बनाया है। जैसे नदी की धारा कलकल निनाद करते हुए सतत प्रवाहमान होता है, नदी में आप नहा भी सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं, लेकिन तालाब में नहा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं। तालाब की पानी जमा पानी होता है, वह सड़ सकता है। तो हमारा जो संविधान है सदाबहार है। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जो संविधान बनाया है वो वर्तमान पीढ़ी के लिए है,
आगे आने वाली पीढ़ी इससे भी विकास करेगा तो अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन करके इससे बेहतर कानून बनाएगा। लेकिन संशोधन हो रहा है, लेकिन संशोधन किस ओर हो रहा है? संशोधन नकारात्मक दृष्टिकोण से हो रहा है। इसीलिए भारत का जो संविधान है जीवन रूपी गाड़ी का पहिया है और इसे हमें रक्षा करना है, और रक्षा करने के लिए हमें संविधान को जानना है, और संविधान को जानने के लिए इस तरह के सभा, सेमिनार, कैडर क्लास के अलावे इसको परंपरा में शामिल करना है। परंपरा में कैसे शामिल करते हैं? आप कथा सुनते हैं, बुद्ध कथा सुनते हैं, आप संविधान कथा सुनिए। शादी विवाह करते हैं, जन्मदिन के अवसर पर, शादी के सालगिरह के अवसर पर, या किसी को गिफ्ट देने के अवसर पर संविधान दीजिए और संविधान के 10 अनुच्छेदों का पाठ करिए। आपको सत्यनारायण कथा याद है, रामायण की 10 चौपाई याद है, गणुड़ पुराण याद है, सावित्री मंत्र याद है, लेकिन संविधान का आर्टिकल याद नहीं है। तो जब तक संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसको परंपरा में नहीं ढालेंगे, तब तक हम इसके प्रति सजग और चेतनशील नहीं होंगे। तो जब संविधान कथा में अनुच्छेदों का पठन होगा, संविधान पाठ, संविधान पखवाड़ा, संविधान यात्रा, ये सब निकालना है समय समय पर। नवंबर के महीना में संविधान दिवस मनाया जाता है। पूरा नवंबर महीना हम लोग गली गली में, मोहल्ले में, शहर में जितना हमारी शक्ति है, आर्थिक उपार्जन होता है, उसके अनुसार हम संविधान यात्रा निकालें, संविधान कथा कहें, संविधान वाचन करवाएं। तब जाकर के संविधान के प्रति हम सजग होंगे, संवेदनशील होंगे, चेतनशील होंगे, और तब हमारे लिए यह चलायमान यान सिद्ध होगा और हम प्रगति के बुलंदियों को छुएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, साधुवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।